बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री की क्लास में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मेरे बेटे, आज का हमारा आर्टिकल है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड आउट करना है। कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को? एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं शेल्स और इन शेल्स को नाम दिया जाता है ऑर्बिट्स या इनको नाम देते हैं एनर्जी लेवल। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी से घूम रहा है, ये मालूम करना है। दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो किस एनर्जी के साथ घूमेगा, ये मालूम करना है। तीसरे शेल में, चौथे शेल में, पांचवें शेल में इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी। आज का हमारा आर्टिकल यही रहेगा। तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि पहले शेल को के, फिर एल, फिर एम, फिर एन कहा जाता है। और जो पहला शेल है उसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है n इज इक्वल टू 1, दूसरे के लिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। ओके, पहले शेल को एनर्जी लेवल 1 कहते हैं और पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को E1 कहते हैं। दूसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी को E2 से, तीसरे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी को E3 से और चौथे शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी को E4 से जाहिर किया जाता है। या यूं भी आप कह सकते हैं कि पहले शेल की एनर्जी को E1 से, दूसरे शेल की एनर्जी को E2, तीसरे की E3, चौथे की E4। यही आज हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम एक बात सीखेंगे कि जो एनर्जी होती है किसी भी चीज की, वो दो चीजों का मजमुआ होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम को कहते हैं। हम एक एटम बनाएंगे, उसके सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर एक शेल बनाएंगे। इस एटम के सेंटर में एक प्रोटॉन है, क्योंकि मैं इसको हाइड्रोजन का एटम कंसीडर कर रहा हूं, और इस सेंटर में एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है Ze+। इस न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इस जगह तक का फासला जो है मैं उसे R से जाहिर करता हूं और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस पोजीशन पर पड़ा हुआ है और इस जगह का नाम क्या है? इसको कहते हैं इंफिनिटी। और इंफिनिटी का एक साइन होता है ये वाला, इस साइन को इंफिनिटी का साइन कहते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन जब मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है। ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज नेगेटिव होता है, इंफिनिटी पर पड़ा हुआ है और इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। सर, ये इंफिनिटी क्या होती है? ऐसा पॉइंट जहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई अट्रैक्शन ना हो उसको इंफिनिटी का पॉइंट कहते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस लाइन पर है तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच नहीं रहा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की आपस में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। ओके, हमने क्या करना है?
हमने इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी, तो उसके लिए हमें पहले काइनेटिक एनर्जी का पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तो हम वही फिजिक्स वाले फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे, 1/2mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। केमिस्ट्री में जो पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है, उसको फाइंड आउट करने का तरीका अब मैं आपको सिखाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन आवर केमिस्ट्री। वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। कैसे? ये देखिए, हमने क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन जो इंफिनिटी पर मौजूद है, हमने इसको लेकर आना है इस पॉइंट तक, इस रेडियस तक, इस दायरे तक, इस पहले ऑर्बिट तक लेकर आना है। इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आना है और इस पॉइंट को, ये जो दायरा है, पहला शेल है, इस वाली जगह को हम कह रहे हैं पॉइंट आर या एट पॉइंट आर। इस जगह को एट आर डिस्टेंस कह रहे हैं, यानी इस जगह पर हमने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर आना है। तो मेरे बेटे क्या करना है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आना है ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन करना पड़ेगा। हमें इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इधर लाना पड़ेगा। तो मैं जब इस इलेक्ट्रॉन को इधर से उठाकर इधर लाऊंगा तो मैं इस पर वर्क करूंगा, और मैं जो इस पर वर्क करूंगा वो वर्क डन होगा, और वही मेरा किया हुआ वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर हो जाएगा। सर, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये मार्कर है, मेरे हाथ पे रखा हुआ है, इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है। मैं इसको उठाकर इधर ऊपर रख दूं अगर बोर्ड के ऊपर, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और है। मैंने इस पर वर्क किया, मैंने इसको एनर्जी दी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है चेंज हो गई। अब सुनिए क्या करना है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आना है, तो हमने इस पर वर्क डन करना है। जब ये इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर है तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, मगर हम क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को जब इस लेवल पर लेकर आते हैं तो ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट करता है और घूमना शुरू कर देता है दायरे में। मगर एक और बात सुन लें, इंफिनिटी से थोड़ा सा हम नीचे आएंगे तो अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, और करीब आएंगे और अट्रैक्शन, और करीब आएंगे और अट्रैक्शन, और करीब आएंगे और अट्रैक्शन, ऐसे ही अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया। जब इधर आएगा इलेक्ट्रॉन तो ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से जुड़ेंगे कि ये आप घूमने शुरू कर देगा न्यूक्लियस के गिर्द। मेरे बेटे, अब हम क्या करते हैं कि इधर से लेकर इधर तक आने के लिए हमें ये फासला सारा मेजर करना पड़ेगा कि ये कितना फासला है। ये फासला है बेसिकली वो डिस्टेंस जो इंफिनिटी और पहले ऑर्बिट के दरमियान है। अब क्या करना है, अब हमने जो वर्क डन करना है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये फोर्स इस जगह पे जो आप पुट करेंगे वो पुट करेंगे कूलम फोर्स। वो मैंने आपको पिछले आर्टिकल में समझाई है कि कूलम फोर्स क्या होती है। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान, और उसे हम जाहिर करते हैं, लिखा करते हैं Ze² ओवर 4πε0 r²। ये कूलम लॉ से हमने कल निकाली थी लास्ट लेक्चर में। ये तो आ गई फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करते हैं, इधर से इधर तक का जो फासला है, ये फासला कैसे मेजर करेंगे? अब ये सारा फासला हम मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना देते हैं, पैच, छोटे छोटे टुकड़े, और छोटे छोटे टुकड़ों का थोड़ा थोड़ा फासला फाइंड आउट करते हैं। यानी कि ये जो टुकड़ा है इसका फासला dr, अगले का भी ऐसे ही dr dr। तो dr क्या है?
स्मॉल डिस्टेंस dr। अच्छा जनाब, अब क्या होगा कि हमने वर्क डन फाइंड आउट करना था, फोर्स आ गई कूलम फोर्स, और डिस्टेंस जो है वो हमने dr की सूरत में मेजर किया है, छोटे छोटे टुकड़ों का dr 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 dr। इधर d जो है वो स्मॉल और r जो है वो डिस्टेंस है, यानी इस डिस्टेंस को भी वो r कह रहा है, इस डिस्टेंस को भी। अच्छा जनाब, अब क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर है, dr है। अब ये dr तो किसी एक पैच का डिस्टेंस है, फिर दूसरे का भी dr, तीसरे का भी dr, ये तो छोटे छोटे टुकड़ों का फासला है। हम क्या करते हैं, हमें तो टोटल डिस्टेंस मेजर करना है ना इसका, तो टोटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए ये छोटे छोटे जो dr हमने लिया है इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं। मैथमेटिक्स की एक टर्म है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। हम इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे? इंटीग्रेशन का एक साइन होता है ये, और इंटीग्रेशन होता है जहां से आप जहां जा रहे हैं, आप जा रहे हैं इंफिनिटी से r पर, मैंने कहा इस पॉइंट को मैं r पॉइंट कह रहा हूं, इंफिनिटी से हम r डिस्टेंस तक जा रहे हैं तो हम लगाएंगे इंफिनिटी टू r, नीचे इंफिनिटी ऊपर r। इस साइन को कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों लेते हैं? अगर हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े हों जिनको हम dr 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 कह रहे हैं और इनका सम निकालना चाहते हो, यानी सबको इकट्ठे कैलकुलेट करना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इंटीग्रेशन लेते हैं, और इंटीग्रेशन का साइन ये है। तो ये जो मेरे पास वर्क डन है वो है z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इंटू dr। मैं इस पूरे का इंटीग्रेशन ले रहा हूं, और इंटीग्रेशन के लिए मैं ये साइन लगाऊंगा, और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ले रहा हूं, इंफिनिटी से r तक, इंफिनिटी से r तक। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो इंटीग्रेशन है ये लिया जाता है कांस्टेंट टर्म का, सॉरी वेरिएबल का, कांस्टेंट का नहीं। जितनी भी इसमें कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे, और इंटीग्रेशन हम लेंगे वेरिएबल्स का, जैसे कि z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r 1 ओवर r स्क्वायर इंटू dr। मैंने क्या किया, मैंने इन चीजों को अलग कर लिया क्योंकि ये हमारे वेरिएबल हैं, इन्हीं का हमने इंटीग्रेशन लेना है, और कांस्टेंट को मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता। अब क्या होगा, इसको तो आप नहीं छेड़ेंगे, z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैसे का वैसे लिखेंगे, और इसका हम इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन लेने का जो तरीका है मैथमेटिक्स के मुताबिक, वो मैं आपको मैथमेटिक्स स्टेप्स सिखा रहा हूं, वो आप देख लें। सबसे पहले तो हम ऐसे ही लिखेंगे इंफिनिटी टू r, और ये जो बटा के नीचे चीज होती है r का स्क्वायर, इसका बटा आपने खत्म करना है, इसको डिनोमिनेटर से ऊपर लेकर जाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी इंटीग्रेशन नहीं लिया जाता। ये r जब ऊपर चला जाएगा तो r-2 हो जाएगा, और dr वैसे का वैसा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जनाब, आप इस वाले साइन को खत्म करेंगे और इस dr को भी खत्म करेंगे, और इसे किस तरह सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। z स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप मॉड लगाएंगे, मॉड लगाते थे जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते होते हैं मैथमेटिक्स में, मॉड, इधर भी लाइन इधर भी लाइन, और नीचे क्या है, इंफिनिटी है, और ये क्या है, r है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, r-2। तरीका ये है कि जो r की पावर है वो -2 है, -2 में एक जमा कर दें, 1 को ऐड कर दें, जो टोटल पावर बनी है ये वाली, इस सारी पावर को डिवाइड कर दें, -2 + 1। ये क्या है, ये तरीका है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, कि जो भी आपके वेरिएबल r की पावर है उस पावर में एक को जमा करें, और जमा करने के बाद जो टोटल पावर बन जाए
-2 + 1 उसी से इस पूरे को डिवाइड कर दें। ओके, अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है आइए देखते हैं। हम लिख रहे हैं इधर ZE² ओवर 4πε0 सॉल्व कर रहे हैं इसको इंफिनिटी टू R, और ये R -2 + 1 दो में से एक चला गया, एक बच जाएगा R -1 डिवाइडेड बाय नीचे दो में से एक गया, साइन नेगेटिव का बड़े डिजिट के साथ है तो -1 लिख देंगे इधर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं। मेरे बेटे हम इस वाले माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और इस वाले माइनस को इधर लगा देते हैं कांस्टेंट से भी पहले, -ZE² ओवर 4πε0 और अंदर क्या रह जाएगा R -1 R इंफिनिटी। अब R -1 को आप बटा के नीचे ले आए, जो बटा के नीचे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 1/R। अब R की जो पावर है वो -1 थी, नीचे आने से क्या हो गई +1 हो गई। +1 को तो लिखा ही नहीं करते। अच्छा जी, अब इसको आगे लेकर चलना है और इसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट क्या होती है ये भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, मगर हम इसको डायरेक्ट अंदाज में करेंगे, समझाएंगे आपको कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। आप लिखेंगे बाय पुटिंग लिमिट को पुट करें। लिमिट क्या है, इस केस में इसको कह रहे हैं लोअर लिमिट और इसको कह रहे हैं अपर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट, हद। अच्छा जनाब, इसको सॉल्व करने का तरीका यह होता है कि आप लिखेंगे कांस्टेंट जो कि है -ZE² ओवर 4πε0 और ब्रैकेट लगाएंगे, ये मॉड खत्म हो जाएगा। आप लिखेंगे 1, ये वाला 1 डिवाइडेड बाय अपर लिमिट, वो कौन है R है, R लिख देंगे, -1 डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट, वो कौन है इंफिनिटी, ये लगा देंगे। बेटा ये तरीका होता है सॉल्व करने का। इस 1 को एज इट इज रहने दें आप इधर, ठीक है, और इस पूरे को मैं सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने का तरीका यही है कि 1 लिख के डिवाइडेड बाय अपर लिमिट जो कि R है, -1 लिख के डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट जो कि क्या है इंफिनिटी है। आगे चलते हैं। अब आप जानते हैं कि जो इंफिनिटी है जब भी वो बटा के नीचे होती है तो उसका आंसर 0 आता है, इज इक्वल टू -ZE² ओवर 4πε0 और 1/R -1/0। तो 1/0 अगर आ जाए तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाती है, सॉरी, अगर 1/∞ है तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा 0। इस पूरे का आंसर जब 0 आएगा तो जाहिर है माइनस के बाद 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और आपके पास बचेगा ZE² ओवर 4πε0 इंटू 1/R। ठीक है, आप इस R को इनके साथ लिख दें और ये वैल्यू बन जाएगी -ZE² ओवर 4πε0 और ये वाला R, और ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। क्या है जनाब, पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन था, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली और मेरी बात सुने, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है?
उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। ये न्यूक्लियस था, ये एटम था, ये पॉइंट था जिसे हम क्या कह रहे थे, इंफिनिटी का नाम दे रहे थे। दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, मैं बना देता हूं आपके सामने। हम इसको कह रहे थे इंफिनिटी। इधर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। हम इलेक्ट्रॉन को नीचे लेकर आए। अगर इलेक्ट्रॉन को 0 से नीचे लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, क्योंकि जो 0 से नीचे वैल्यू होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है। हम इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी से नीचे लेकर आए, न्यूक्लियस के करीब लेकर आए, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 0 से कम करते गए। तो 0 से जो कम वैल्यू होती है वो माइनस में होती है। और एक और बात, जब इलेक्ट्रॉन इस इंफिनिटी पर था तो इसका न्यूक्लियस के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं था, मगर जब हम इसको करीब लेते आए तो ये अट्रैक्ट होता गया होता गया होता गया, न्यूक्लियस के करीब आता गया, अट्रैक्शन बढ़ती गई। अट्रैक्शन बढ़ती गई तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो होता भी नेगेटिव चार्ज है, मगर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 से नीचे आई तो नेगेटिव होती गई। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के साथ माइनस लगाते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस, क्योंकि उसकी अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की माइनस में होती है, क्योंकि वो 0 से कम वैल्यू है। आगे चलते हैं। अब जो मेन प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन का वो हमने सॉल्व कर लिया है। हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को टोटल। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस फार्मूले में हम दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। ये सारी चीज मैं इरेज कर रहा हूं, अब ये हमारे काम की नहीं है, और हमारे काम की जो इक्वेशन है वो मैं आपके सामने लिखता हूं। मेरे बेटे, टोटल एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू याद है 1/2mv² प्लस, इधर डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, और ये है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -ZE²/4πε0 r। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, तुम्हारे दामन ने सारे शहर को सैलाब से रोका, नहीं तो ये मेरे आंसू समंदर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। मैंने देखा काफी बोरिंग लेक्चर है ये, और वैसे भी मैंने आज लेक्चर तो प्रिपेयर कर लिया, मगर मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस लेक्चर। मैं थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा हूँ इसको पढ़ाते हुए, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं सही तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट। कोशिश करेंगे कि आपको सही तरह से समझा पाए। तो मेरे बेटे, अब आप इसको सॉल्व करें। 1/2mv² प्लस माइनस माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ZE²/4πε0 r। अब आपको याद होगा कि ये जो मैस और वेलोसिटी है इसका फार्मूला हमने लिखा था लास्ट आर्टिकल में, यानी कि जब हमने रेडियस को फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन के, तो उस वक्त हमने ये फार्मूला पढ़ा था mv² बराबर था ZE²/4πε0 r के। तो बच्चे कहते हैं सर वो दूसरा आर्टिकल तो हमें याद नहीं है, रेडियस वाला, हमें या रटा लगाना पड़ेगा कि mv² की वैल्यू ये है। रटा लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ना ZE²/4πε0, ये माइनस में है, इसी वैल्यू को आपने इधर लिख देना है, मगर प्लस में लिखना है, माइनस का साइन नहीं लगाना। तो अब क्या करें, mv² की वैल्यू को उठाकर, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इस mv² की जगह पे दर्ज कर दें। तो ये बन जाएगी इक्वेशन E इज इक्वल टू 1/2, और इधर आ जाएगी ये वाली वैल्यू ZE²/4πε0 r
ब्रैकेट क्लोज कर दें। आगे ये ब्लू वाला माइनस और ये वाली रकम को मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपने क्या करना है, इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना। आगे नहीं होगा मल्टीप्लाई क्योंकि आगे ब्रैकेट क्लोज है। एनर्जी विल बी इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 दूनी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस आगे क्या है ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब क्या करना है, अब दरमियान में माइनस है, आपने इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है जिसे हम ज़ुजाफिया कल भी कहते हैं। एलसीएम क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू R एप्सिलॉन नॉट पाई का तो सेम ही आता है। क्या एलसीएम वो आता है सेम, पाई एप्सिलॉन नॉट R और इस 4 और 8 का एलसीएम 8 आता है। सॉल्व कैसे करना है, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है, इस वाली वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, 1 आंसर आ जाएगा, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा ZE स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस। अब इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना है इस वाली वैल्यू पे तो आंसर आएगा 2 क्योंकि पाई से कट जाएगा एप्सिलॉन नॉट से R से, 8 ऊपर होगा 4 नीचे होगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 2 आंसर आएगा, उस 2 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें और वो आ जाएगा 2ZE का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा E इज इक्वल टू, अब देखें ZE का स्क्वायर माइनस 2ZE का स्क्वायर, 2ZE में से एक ZE निकाल दें तो आंसर आएगा माइनस ZE स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसे हम इक्वेशन नंबर A कह देते हैं। R की वैल्यू इसमें पुट करनी, R की वैल्यू हमने कल नोट की थी पिछले लेक्चर में, वो थी n स्क्वायर x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ZE स्क्वायर पाई m। ये रेडियस वाले आर्टिकल से हमें मिलती है। हमने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को उठाकर इस R की जगह पे पुट कर देना है। E इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की वैल्यू आएगी n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ZE स्क्वायर पाई m ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, E इज इक्वल टू माइनस ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा नीचे वाला ऊपर ZE स्क्वायर ये वाली सारी पाई m और ये चीज इधर ही रहेगी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जो चीज कटती है उसे काटते हैं, पाई से कट जाएगा और कोई चीज भी नहीं कटती। अब क्या होगा, इसे सिंपलीफाई करें, E इज इक्वल टू माइनस एक Z ये है एक Z ये है तो ये Z का स्क्वायर बन जाएगा, E की पावर 2 E की पावर 2 E की पावर 4 बन जाएगा, M लिखा जाएगा बाकी डिवाइडेड बाय 8, एक एप्सिलॉन नॉट ये है एक एप्सिलॉन नॉट ये है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और h का भी स्क्वायर और n के स्क्वायर को मैं इधर बाहर निकाल लेता हूं 1 ओवर n स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये z क्योंकि 1 के बराबर होता है इसको इधर पुट कर देंगे तो z खत्म, E विल बी इक्वल टू माइनस E4m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू 1 ओवर n का स्क्वायर। ये तमाम जो चीजें हैं ये कांस्टेंट हैं, इन तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। जब तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट किया जाएगा तो हमारे पास एक और वैल्यू आएगी,
और हम उसे देखते हैं कि वो कौन सी वैल्यू है। तमाम कांस्टेंट आप जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है। बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, जब आप वैल्यूज पुट कर लेंगे तो क्या होगा, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी E इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n² जाउल पर एटम, ये यूनिट आएगा। अब एनर्जी की वैल्यू आ गई -2.178 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/n² जाउल पर एटम। वो कहता है हमने जहां भी एनर्जी का यूनिट देखा है वो जाउल पर एटम नहीं देखा, बल्कि किलो जाउल पर मोल देखा है। तो अब हम कन्वर्ट करेंगे यूनिट्स को टू कन्वर्ट जाउल पर एटम इनटू किलो जाउल पर मोल। क्या करेंगे आइए बताता हूं। आपने क्या करना है कि जाउल से किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए इस सारी वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देना है और एटम से पर मोल में जाने के लिए, पर एटम से पर मोल में जाने के लिए 6.02 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये यूनिट चेंज हो जाएगा, जाउल किलो जाउल में और पर एटम पर मोल में तब्दील हो जाएगा। जब हम इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा E इज इक्वल टू -13.315 इंटू 1/n² किलो जाउल पर मोल। दिस इज द फाइनल इक्वेशन by which we can calculate the energy of any orbit, इसलिए मैंने इसके साथ n लगा दिया। तो आइए एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। पहले हम E1 फाइंड आउट करेंगे, n की जगह पे 1 लगाते जाएं, बाकी कुछ भी नहीं करना। E1 इज इक्वल टू -13.315 इंटू 1/n²। कितना अच्छा होगा अगर मैं इसको यूं लिख लूं, n को नीचे लिख लूं n² और इधर मैं यूनिट लिख दूं किलो जाउल पर मोल। ठीक है, मैंने n² को इसके नीचे लगा दिया। अब E1 है तो n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर कोई भी नहीं, आंसर सेम आएगा। E1 विल बी इक्वल टू -13.315 किलो जाउल पर मोल, आंसर। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गई एनर्जी। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसकी जो टोटल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है -13.315 किलो जाउल पर मोल। अब हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। -13.315 डिवाइडेड बाय n²। n की वैल्यू 2 होती है दूसरे शेल के लिए और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 से आप इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 328.32 किलो जाउल पर मोल, माइनस में आंसर आएगा। तो ये दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तीसरे ऑर्बिट के लिए E3 इज इक्वल टू -13.315 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद 145.92 -145.92 किलो जाउल पर मोल। इसी तरह हम लोग बाकी ऑर्बिट्स की एनर्जी को भी कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। E4 इज इक्वल टू -13.315 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, 16 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा -82.08 किलो जाउल पर मोल। और E5 फाइंड आउट करनी है तो -13.315 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, आंसर आएगा
52.53 या 50.53 किलो जाउल पर मोल आंसर आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप एनर्जी एट इंफिनिटी फाइंड आउट करना चाहें तो -13.315 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। अब इंफिनिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई हो या किसी को डिवाइड करे या किसी पर डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 0 किलो जाउल पर मोल। इसका मतलब यह हुआ कि इंफिनिटी के पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 0 होती है। एक और बात जो इधर से रहती है वो समझ लेते हैं, और वो एक और बात क्या है आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एडजेसेंट ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस देखना चाहें, यानी E2 माइनस E1 देखें, E3 माइनस E2 देखें, E4 माइनस E3 देखें, या फिर E5 माइनस E4 देखें तो क्या होगा? तो यूं होगा कि ये डिफरेंस ज्यादा होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, एंड सो ऑन, घटता चला जाएगा। मतलब क्या है कि हमने E2 माइनस E1 करना है। दिस इज E2, दिस इज E1। E2 को माइनस कर दें E1 से, जो आंसर आएगा उसे इधर लिखेंगे। इसी तरह E3 माइनस E2 कर दें, जो आंसर आएगा उसे इधर लिखेंगे, और फिर इस तरह। तो जो सबसे ज्यादा बड़ा आंसर होगा वो E2 माइनस E1 का होगा। ठीक है, और अगर आप इस तरह करें कि E इंफिनिटी माइनस E1 करें तो क्या आंसर आएगा? आइए चेक करते हैं। E इंफिनिटी पे तो 0 आंसर होता है, माइनस E1 का आंसर क्या है? माइनस 13.315 होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.315 किलो जाउल पर मोल, एंड दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमने हाइड्रोजन एटम को लिया था एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो उसके पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड है, घूम रहा है। आपने इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के असर से बाहर निकालना है, न्यूक्लियस से बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ये वाली एनर्जी, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसकी वैल्यू है 13.315 किलो जाउल पर मोल। दिस इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। असल में मैं अगर आपको एक बात समझाऊं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के शेल में है तो वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में है, जब वो उसके शेल से निकाल लिया जाता है तो वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। इन्फिनिटी का मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का आपस में कोई अट्रैक्शन का ताल्लुक नहीं होता। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब आप न्यूक्लियस के असर से बाहर निकालेंगे तो दी जाने वाली एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और उसकी वैल्यू है 13.315। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आर्टिकल आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज।